तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग सभी, हमारा एम क्या है? हमारा एम है हमें सारी एसेट्स को राइट ऑफ करना है और सभी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। हमारा एम ये है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए हमारी बैलेंस शीट होती कैसी है, कैसे हमारी बैलेंस शीट दिखाई देती है। अगर हम बैलेंस शीट देखें तो हमारे पास असेट्स होती है, कैपिटल होती है ना, कुछ प्रॉफिट्स भी होते हैं, रिजर्व्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, कई बार यहाँ लॉसेस होते हैं। तो जो असेट्स होती हैं कुछ रियल होती हैं और कुछ फिक्टिशियस होती हैं। आपको पता है रियल एसेट किसे कहते हैं? रियल एसेट का मतलब जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है, और फिक्टिशियस वो हैं जिनको बेचा नहीं जा सकता। असेट साइड में आइटम दिखाई दे रही है लेकिन उसे आप बेच नहीं सकते। तो रियल एसेट कौन सी है? जिनको आप मार्केट में बेच सकते हैं। दीज में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जैसे बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया। इनटेंजिबल जैसे गुडविल हो गई, कॉपीराइट, पेटेंट हो गया। कैपिटल, प्रॉफिट, लायबिलिटी, ये सारी चीजें होती हैं। तो इन सब का एक एक करके हिसाब लगाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें पूरी बैलेंस शीट को खत्म करना है क्योंकि हमारा बिजनेस ही बंद हो रहा है। तो सबसे पहले हम रियल असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो मेन बात है कि हम क्यों कर रहे हैं ट्रांसफर, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास 15 असेट्स है मान लेते हैं, बहुत छोटा सा बिजनेस है तो 15 असेट्स। इन सबको बेचेंगे, सारी एसेट को बेचने पे प्रॉफिट लॉस होगा, सबका अलग अलग प्रॉफिट लॉस निकलेगा। आसान क्यों ना करें, सबका प्रॉफिट लॉस एक ही जगह निकाल लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सारी के सारी एसेट को सेल आउट करना है। तो एक जगह प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 15 जगह, 20 जगह, 50 जगह अलग अलग प्रॉफिट निकालने का क्या सेंस है, प्रॉफिट या लॉस निकाल। तो हम क्या करते हैं, इन सबका नाम बदल के एक ही कर देते हैं। बिल्डिंग का नाम बदलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर का नाम बदलते हैं, रियलाइजेशन। मशीनरी का रियलाइजेशन। भाषण में असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और जहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर कहां कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट किसे कर रहे हैं? जिसे खत्म करना है। तो जिसको खत्म करना है, डेबिट की चीज को खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और कौन सी वैल्यू पर? जिस वैल्यू पर वो है। अगर कोई चीज बैलेंस शीट में 10,000 रुपए की वैल्यू दिखा रही है और उसकी मार्केट वैल्यू 12,000 दिखा रही है, बच्चे कहते हैं सर कंफ्यूजन हो गई, कौन से प्राइस पे ट्रांसफर करना है। अरे भैया उसको खत्म करना है। तो बैलेंस शीट में वैल्यू क्या है? तो 10,000 से ट्रांसफर करके तो वो जीरो हो जाएगा। तो उसको बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको हम बेचेंगे और बेचने पे सबका अलग अलग प्रॉफिट लॉस ना निकले, एक ही निकालेंगे। तो बेचोगे किसको? किसको बेचोगे? रियल एसेट को। तो रियल एसेट को ही तो ट्रांसफर करने की जरूरत है रियलाइजेशन अकाउंट। जो रियल एसेट है ही नहीं उनको ट्रांसफर ही क्या करोगे? ठीक है। रियल असेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे डेटर्स हमारा रियल एसेट होता है, जैसे स्टॉक हमारा रियल एसेट होता है, बट ये दोनों ही करंट एसेट के एग्जांपल है। फर्नीचर हमारा नॉन करंट एसेट हो गया, फिक्स्ड एसेट। तो सबको ट्रांसफर करेंगे, एक्सेट्रा लिख दिया, आप सबके नाम क्या क्या लिखते रहे। अब यहाँ क्या बात समझने की है, जैसे डेटर के आगे लिखा ग्रॉस, अब इसका क्या मतलब होता है? डेटर में से हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस करके दिखाते हैं। असल में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एक अलग अकाउंट होता है, तो उसको लेस करके दिखाते हैं। वो लेस होता नहीं है उसमें से एक्यूरेट। तो मान लिया हमारे डेटर है 10,000 माइनस 500 के प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो कुछ बच्चे उसको डेटर्स को 9,500 पे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन डेटर्स एक्चुअल में तो 10,000 के, 500 का तो प्रोविजन अलग अकाउंट है, तो उसको अलग से ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इसमें से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रिजर्व के नाम से अकाउंट लेस करके दिखाते हैं। तो उनको भी आपको क्या करना है? अलग से ही ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू पर, मतलब ये ग्रॉस वैल्यू है विदाउट डिटेक्टिंग द प्रोविजन अमाउंट, तो ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफर करना है और बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है। ठीक है। तो क्या लिखा है? एक तो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है और एक
इंडिविजुअल अलग अलग नाम लिखना है। आप ऐसा नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, भैया एक सन्ड्री एसेट के नाम से नई अकाउंट खुल जाएगी और उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आपको एक एक अकाउंट का नाम अलग अलग लिखकर बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसके बारे में अब देखो, एक एंट्री पे मैंने 5 मिनट अभी लगा दिए, 5 मिनट अभी और लगेंगे, क्योंकि हम इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना चाहते हैं। एक एक पॉइंट समझते हैं कि कौन सी रियल एसेट जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी। जब तक आप फेंकने फूकने का खेल कर लो। तो कैश और बैंक, कैश अकाउंट बेचोगे? बेचोगे क्या कैश को? तो उसे ट्रांसफर करोगे? नहीं। बैंक बैलेंस बेचोगे? क्या ट्रांसफर करोगे? तो विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। बट कभी कभी बिक भी जाती है ये। कैसे? हाँ भी पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं हम 5 लाख में, पूरे बिजनेस में जो कैश बैंक बैलेंस है वो भी आ जाएगा हमारे पास, तो वो हो गया, हमने बेच दिया। तो जनरली 99% केस में कैश बैंक बैलेंस बेचे नहीं जाते, तो उनको ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि पूरा बिजनेस बिक गया है, इंक्लूडिंग कैश बैंक सब बिक गया, तब कैश और बैंक को भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है? उसको तब ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिक्टिशियस एसेट मैंने क्या बताया था, या तो कोई रियल एसेट होती है या फिक्टिशियस एसेट होती है। फिक्टिशियस एसेट कौन सी है? झूठ मूठ की। जैसे बचपन में कहते थे ना झूठ मूठ है, झूठ मूठ का ये, तो ये झूठ मूठ की एसेट है, एसेट अकाउंट में दिखाई दे रही है लेकिन ये एसेट है नहीं, इसे आप बेच नहीं पाएंगे। जैसे कभी नाम सुना हो आपने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, P&L का डेबिट बैलेंस, तो ये सब फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनको आप बेच नहीं पाएंगे, तो इनको आप ट्रांसफर भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रियलाइजेशन में बेचना तो है नहीं। ये क्या है? लॉस, एक्सपेंसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, तो ये लॉस प्रॉफिट सब कहां जाता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए हम इसको अभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये जो बातें मैं बता रहा हूं ना इतनी डिटेल में, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी में गलती करते हैं बच्चे, होश में ही नहीं है, क्वेश्चन करा सब उठा के डाल दिया रियलाइजेशन, है ना, और उछलते हुए आए, ठीक है ना, कि पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ, पता ही नहीं, कुछ होश ही नहीं है, सब कुछ उठा के डाल दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। ग्रॉस वैल्यू डालेंगे, बताया मैंने आपको, प्रोविजन अलग से जाएगा। पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट असेट साइड में कभी कभी दिखाई देते हैं जब उनका नेगेटिव बैलेंस आ जाता है। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है, लेकिन अगर नेगेटिव बैलेंस हो जाए, मतलब डेबिट बैलेंस हो जाए, तो असेट साइड में भी दिखाई देता है। तो अगर तो पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्योंकि इनका तो अलग अकाउंट ओपन होगा, तो इनको ट्रांसफर थोड़ी ना करा जाएगा। और आउटसाइड लाइबिलिटीज को, अब हमारी दूसरे नंबर की एंट्री आ गई, आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी किसी बाहर के इंसान को पैसा देना है वो सारी आउटसाइड लाइबिलिटी है। घर का इंसान कौन है? पार्टनर। तो पार्टनर का लोन के अलावा जो भी लाइबिलिटी किसी को पैसा देना है वो सब हम ट्रांसफर कर देंगे अगेन रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि रियलाइजेशन से ही उसी का भी प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। अब इनको भी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे, इन्हें भी इंडिविजुअल ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो इंडिविजुअली सभी लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किससे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री है सेकंड नंबर की। तो ऐसी एंट्री बनाने के बाद बैलेंस शीट से सारी रियल एसेट ट्रांसफर गायब हो जाएंगी और सारी की सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है, गायब हो जाएंगी, और वो कहां पहुंच जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर भी सारी है बुक एंट्री, एक एक करके अलग अलग पार्टनर कैपिटल, प्रॉफिट, करंट अकाउंट, पार्टनर लोन, इन सबको ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटीज नहीं होती हैं। और प्रोविजन को भी ट्रांसफर करेंगे, सारे प्रोविजन को भी डाल देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सबको भी उठाकर डाल देंगे जो लाइबिलिटी वाले। अब आता है तीसरे नंबर पर, नंबर आता है प्रॉफिट एंड रिजर्व्स का। प्रॉफिट किसका है भाई? पार्टनर का, पार्टनर में बांट दो।
यहाँ ओल्ड और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है ही नहीं, एक ही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर में बांट दो। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, बांटोगे तो क्या करोगे, डेबिट, और क्रेडिट करोगे पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर। इसमें कोई टेंशन है, सिंपल बात है। अब फिटिशियस एसेट का क्या करेंगे, उसे भी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिटिशियस एसेट सारे लॉसेस वगैरह है, उनका डेबिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, और पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में डाल दोगे। जैसे प्रॉफिट डाला वैसे ही लॉस भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम बेचने की बात करते हैं। एसेट को बेचेंगे, बेचने से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो अब बेचने पर सबका एसेट का नाम अब हम क्या कर चुके हैं, रियलाइजेशन। तो सबका नाम रियलाइजेशन कर चुके हैं, तो आप बेचेंगे तो रियलाइजेशन नाम रखेंगे। बेचने से पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक जो भी आया उसे डेबिट कर दोगे। कभी कभी पार्टनर कहता है मैं ले जा रहा हूं, तो कैश नहीं आया, पार्टनर ले गया, तो पार्टनर को डेबिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर कोई पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर को डेबिट कर दो। कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कर दो, पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर को डेबिट कर दो। ठीक है। लाइबिलिटी, अच्छा यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर लिखा रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। मान लिया लिखा है कि एक फर्नीचर है, बुक्स में लिखा नहीं था, उसे बेचा है, तो कोई टेंशन नहीं है, यही एंट्री बनेगी, बैंक टू रियलाइज। ऐसी लाइबिलिटी में लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है या नहीं। अगर पेमेंट करते क्रेडिटर की तो एंट्री होती है क्रेडिटर टू कैश। अब क्रेडिटर का नाम क्या है, रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। और अगर पार्टनर ने पेमेंट करा तो टू कैश की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सेटल लाइबिलिटी। कई बार क्या होता है, हम अपनी एसेट उठाकर दे देते हैं लाइबिलिटीज को। मतलब क्रेडिटर आए, कह रहे भैया पैसे चाहिए, हमने कहा नहीं हमारा टीवी उठा के ले गया, तो एंट्री क्या होती, क्रेडिटर डेबिट टू टीवी। क्रेडिटर का नाम क्या है, रियलाइजेशन। अब टीवी का नाम क्या है, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन मींस नो एंट्री। तो कोई एंट्री नहीं बनेगी अनटिल अनलेस कुछ और पैसे का लेन देन हुआ है। एक क्रेडिटर टीवी उठा कर ले गया और 5,000 कैश भी दिया उसे, तो 5,000 कैश की एंट्री बन जाएगी और कोई एंट्री नहीं। तो एक असेट को दिया है लाइबिलिटी की सेटलमेंट करने के लिए, असेट रिकॉर्डेड है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एंट्री नहीं बनेगी अनटिल अनलेस और कोई कैश वगैरह दिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, रियलाइजेशन के खर्चे, अगर बिजनेस के खर्चे मतलब फर्म के जिम्मे है ये खर्चा करना, पार्टनरशिप फर्म ने खर्चा करना है ये, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही डाल देंगे खर्चे को। तो क्योंकि हम एंट्री बनाए एक्सपेंस टू कैश, फिर एक्सपेंस को रियलाइजेशन में डालें, इससे सीधा हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस एक्सपेंस है तो पार्टनरशिप फर्म खर्चा कर रही है, तो रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, सिंपल एंट्री। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म ने पेमेंट करा, रियलाइजेशन टू कैश। ये भी तो हो सकता है खर्चा बिजनेस का ही है लेकिन पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, सिंपल है ना, ये तो कोई टेंशन नहीं है। अब कई बार क्या हो जाता है, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, मतलब समटाइम्स एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर को हमें ना कुछ कमीशन दे रहे होते हैं, कुछ सैलरी दे रहे होते हैं। भाई 3 पार्टनर है, सारी एसेट बेचें, सारी लाइबिलिटी की पेमेंट करें, 3 में से 2 कह रहे हैं पे टाइम नहीं है, एक ने कहा चल मैं कर देता हूँ, मैं 10,000 रुपए लूंगा, उसने कहा ठीक है तू कर, सारी एसेट बेच, लाइबिलिटी की पेमेंट कर, 10,000 ले लियो, कमीशन ले ले, चल कर। उसे कहा लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे हैं तू अपनी जेब से करिए भैया, तो क्या ठीक है ओके। अब क्या हुआ, 1,000 रुपए का खर्चा हुआ लेकिन फर्म ने दिया, तो लेन देना किसने था, ये उस पार्टनर ने दे दिया फर्म ने, तो फर्म रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेगी क्योंकि रियलाइजेशन में तो उसका कमीशन डलेगा। तो हम उस पार्टनर का नाम डालेंगे कि भैया फर्म ने दिया है, ए को देना था, फर्म ने दे दिया, तो ए डेबिट टू कैश, हमारा खर्चा नहीं, हम तो ए से ले लेंगे। तो जिस पार्टनर ने जिम्मेदारी ली है ये खर्चा करने की, उसको डेबिट कर देंगे कि हमने उससे पैसा लेना, उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। मान लिया उसी पार्टनर ने ही पेमेंट कर दी, अब पेमेंट करनी थी ए ने, उसने पेमेंट कर दी, तो कोई एंट्री बनाएंगे नहीं भाई, ठीक है उसने पेमेंट करनी थी कर दी, तो ठीक है ना, हम क्या एंट्री बनाएंगे।
कमीशन तो देना पड़ेगा लेकिन पार्टनर को, कमीशन हमारा बिजनेस का खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा और पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। कई बार क्या होता है आपस में तय हो जाता है भैया सारी एसेट की पेमेंट करो, लाइबिलिटी की पेमेंट करो, सारी एसेट को बेचो, लाइबिलिटी की पेमेंट करो, लास्ट में पैसा बचेगा ना, है ना। तो ए ने सारी जिम्मेदारी ली है, तो ए ने बी को और सी को पैसा दिया, तीन पार्टनर है। ए ने किसको पैसा दिया? बी को और सी को। तो जितना पैसा ए बी और सी को दे रहा है उस पर ए बी और सी से कमीशन ले लेगा, समझ रहे हो भाई। ए ने बी को पैसा दिया, बी खुश हो गया, बी ने कहा ले कमीशन, तो आपस में एक दूसरे को कमीशन दे रहे हैं। तो ऐसा कमीशन पार्टनर एक दूसरे को दे रहे हैं, तो जो पार्टनर को पैसा मिल रहा है उसके अकाउंट को कम करेंगे और जो पार्टनर मेहनत करके पैसे दे रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं। ड्रॉइंग्स का बैलेंस बाई चांस कैपिटल में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसे ट्रांसफर कर देंगे। फिर ये सारा काम करने के बाद अब आएगा नंबर पार्टनर के लोन का पेमेंट का। पहले सब लाइबिलिटी की पेमेंट कर दो, फिर पार्टनर के लोन की। पैसा नहीं बचा तो नहीं होगा, बचा तो पार्टनर का लोन। पार्टनर की कैपिटल से पहले किसकी पेमेंट होती है? पार्टनर के लोन की। पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन में डाला था क्या? पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था क्या? तो पार्टनर लोन अकाउंट ही आएगा ना, रियलाइजेशन टू कैश नहीं आएगा, पार्टनर लोन आएगा। अच्छा, इसे पेमेंट करने में हो सकता है कुछ कम ज्यादा पेमेंट हो, 10,000 है 8,000 दे दें भैया, कम ले ले 1,000 2,000, तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, है ना। कभी कभी हम लोन की पेमेंट भी नहीं करते, उसके लोन को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों? मान लिया ए का लोन है 10,000 का, तो हमने 10,000 रुपए लोन के ए को देने हैं, और ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो 20,000 रुपए डेबिट दिखा रहा है, तो हमने 20,000 लेने हैं। हमने 20,000 रुपए कैपिटल के ए से लेने हैं, तो उसको हम लोन का पैसे क्यों देंगे? भाग जाएगा वो तो। बिजनेस लड़ाई झगड़ा तो पहले ही हो रखा है, बिजनेस बंद हो रहा है, उसे पैसे दे दिए, वो देगा ही नहीं वापस, तो उसके पैसे थोड़ी ना देंगे, उसके लोन को उसके कैपिटल में डाल देंगे कि भैया, उससे कहेंगे 20,000 में, मान लिया फिगर ऐसी ही करता हूं कि आपको समझ में आ जाए, 15,000 का बैलेंस है डेबिट, तो उसका लोन डाल देंगे 10,000, अब कहेंगे 5,000 और दे उल्टा हमें, हम तुझे क्यों दे? तो ऐसी सिचुएशन में हम उसके लोन को उसकी कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो लोन को कैपिटल में ट्रांसफर कर। अब लास्ट में रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस सब पार्टनर में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दो। और लास्ट में अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट अलग होंगे, कैपिटल अलग होंगे, तो करंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, जो भी है डेबिट क्रेडिट। और लास्ट में कैपिटल अकाउंट का हिसाब किताब कर दो, पैसा लेना ले लो, देना दे दो। तो कैश लेना है तो कैश ले लो, और कैश देना है तो कैश दे दो। तो ये है बेसिक स्टेप्स हमारे। तो नेट सेल में क्या है, सारी रियल एसेट ट्रांसफर होंगी, कैश बैंक अकाउंट ओपन हो जाएंगे, कैपिटल करंट अकाउंट ओपन हो जाएंगे, सारी एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगी, फिर टीचर्स को कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, फिर बेचेंगे सभी एसेट्स को, लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे, खर्चे करेंगे, और उसके बाद लोन की पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे रियलाइजेशन का, फिर करंट अकाउंट वगैरह को ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। मोटे तौर पे हमें काम